हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूनम कुमावत और हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर सारे के सारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्लस कॉपुलेटरी ऑर्गन के बारे में स्टडी किया। आज का जो क्लास है हमारी, उसके अंदर हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें तो प्रेजेंट होगी, यानी कि जो फर्स्ट तो रहता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर हम कंसिडर करें तो मेल के अंदर जैसे टेस्टिस थे, यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर आती है ओवरीज। वन पेयर ऑफ ओवरीज की प्रेजेंस रहती है। इस तरीके से ओवरीज की प्रेजेंस आपको दिख रही है इस डायग्राम के अंदर। ये जो है ओवरी प्रेजेंट है जो वन पेयर में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, अगर हम देखें फीमेल के अंदर तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उसके अंदर अलग अलग हमारे पास कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि जिनको हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर फैलोपियन ट्यूब आती है, फैलोपियन ट्यूब, इसके अलावा यूट्रस, और थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है वो है वेजाइना। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, प्लस यहाँ पे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी रहती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स। इसके अलावा अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो कि मेल के अंदर जिस तरीके से टेस्टिस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो है यूल्वा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो आता है वो है मेमरी ग्लैंड्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है वो है मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर जो है हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। तो ओवरी आपको शो हो ही चुकी है। अब हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। तो फैलोपियन ट्यूब बेसिकली तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। इनफंडिबुलम फर्स्ट, जिसके ऊपर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम फिब्री के नाम से जानते हैं। फिर एक आगे स्वेलअप स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एम्पुला के नाम से जाना जाता है, और एम्पुला आगे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिससे हम इस्थेमस के नाम से जानते हैं। तो इनफंडिबुलम प्लस इस्थेमा प्लस एम्पुला इज इक्वल टू क्या बनता है, फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब आगे जाके ओपन होती है यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो आप देखोगे यूट्रस के तीन पार्ट हमें दिखाई देते हैं। एक तो यूट्रस का फंडस पार्ट होता है, एक यूट्रस की बॉडी पोर्शन होता है या कैविटी बोल सकते हो, और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है सर्विक्स रीजन। ठीक है, यूट्रस की वॉल काफ़ी थिक होती है क्योंकि वो तीन लेयर से बनी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आते हैं यूट्रस। यूट्रस का जो लास्ट सेक्शन होता है सर्विक्स, उसके अंदर एक छोटी सी नैरो कैनाल रहती है जिसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, जो आगे जाके किस में ओपन होती है, वेजाइना के अंदर ओपन होती है, और वेजाइना आगे यूल्वा में ओपन होता है। तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको दिखाई जा रही है। इस तरीके से हम यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और मेमरी ग्लैंड, इन चार पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरी के बारे में, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओवरी। ठीक है, अगर हम ओवरी के बारे में डिस्कशन करें तो ओवरी से रिलेटेड हमारे सामने क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। देखो, ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा, ओवरी जो है वो हमेशा पेयर्ड रहती है, तो ये जो है पेयर में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ओवरी की अगर लोकेशन की बात करें तो ये सिचुएटेड होती है इन पेल्विक रीजन में, सिचुएटेड इन
pelvic region and connected to the body wall through mesothelium। मेसोवेरियम यहाँ पे टिश्यूज होते हैं जिनसे ये चिपके रहती है, ठीक है, या फिर लिगामेंट हम बोल सकते हैं। ऑल्सो कनेक्टेड विद यूटेरस थ्रू लिगामेंट। सो पीछे की जो वॉल है वहाँ से तो किससे कनेक्टेड रहते हैं, मेसोवेरियम, जो कि फोल्ड रहता है पेरिटोनियम का, और ऑल्सो कनेक्टेड विद यूट्रस थ्रू लिगामेंट, ठीक है। तो बैक वॉल से तो अटैच रहती है मेसोवेरियम टिश्यू से, और यूट्रस से वो कनेक्टेड रहती है थ्रू लिगामेंट्स। तो इस तरीके से हमें ओवरी की सिचुएशन पता लगती है। ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं। ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है ओवा, या ओवम बोल सकते हो या एग बोल सकते हो, जो कि एज अ फीमेल गैमीट होता है, और इसके साथ साथ वो सिक्रीट करती है सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो इसीलिए सेक्स हार्मोन्स, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ओवरी को एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसिडर किया जाता है। ओवरी की जो शेप अगर कंसिडर की जाए तो ओवरी की जो शेप आती है वो आलमंड शेप रहती है, आलमंड शेप्ड होता है ओवरी। इसके अलावा अगर इसके ओवरी की लेंथ की मेजरमेंट की जाए तो शेप के बाद अगर हम लेंथ देखें तो ओवरी की जो रहती है 3 सेंटीमीटर लेंथ है, विड्थ है एंड थिकनेस हमें देखने को मिलती है। तो ये लेंथ है और ये विड्थ है एंड ये जो है वो है थिकनेस। तो ये एक ओवरी का क्या है, मेजरमेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ओवरी है वो लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी पे लाई करती है, यानी कि पेल्विक रीजन के बैक साइड में, अपर साइड में, और जो बॉडी वॉल है डोर्सल वॉल वहाँ से किससे अटैच रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डोर्सल वॉल या जो बॉडी वॉल है डोर्सल, उससे ये मेसोवेरियन टिश्यू से ये अटैच रहती है, और यूट्रस से ये एज ए लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स वर्ड यूज़ किया जाता है, सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ये कनेक्टेड रहती है पेल्विक वॉल या फिर यूट्रस बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये तो थी एक ओवरी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कशन करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आता है, क्योंकि ओवरी जो है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जो कि फिल्ड रहती है कनेक्टिव टिश्यू, जिनको हम स्ट्रोमा बोला जाता है। तो हम इंटरनली बात करें तो जो मेमेलियन ओवरी इज ए सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि फिल्ड रहती है, फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू से, और इन कनेक्टिव टिश्यू को किस नाम से जाना जाता है, स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोला जाता है। और ये जो स्ट्रोमा है इज डिफरेंशिएटेड, ओवरी की जो इंटरनल पार्ट्स है वो किस में डिफरेंशिएटेड होते हैं, इनटू 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो सेकंड पार्ट है उसको हम
मेडुला के नाम से जानते हैं। तो कॉर्टेक्स जो रीजन है वो पेरिफेरल पार्ट है, जबकि मेडुला जो होता है वो सेंट्रल पार्ट है। ये पेरिफेरल पार्ट है और जो मेडुला है वो सेंट्रल पार्ट है ओवरी का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ओवरी है इस जो सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम, जो कि आगे जर्मिनल एपिथेलियम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम इन टर्न इनरैप्ड बाय द लेयर ऑफ विसरल पेरिटोनियम, जो कि फ्लेटेड सेल से बनी रहती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरी की जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है, उस स्ट्रक्चर के अंदर ओवरी पे 2 लेयर की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है इंटरनली। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर की अगर बात करें ओवरी के अंदर, ओवरी के ऊपर हमें जो आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ ओवरी, तो आंसर आएगा हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, और जबकि इनर मोस्ट लेयर की बात करें, इनर लेयर ऑफ ओवरी, तो आंसर आएगा हमारे पास जो कि बनी होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इनर पार्ट जो होता है ओवरी का उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, जो कि आगे 2 पार्ट में डिफरेंशिएटेड रहता है। इन दोनों लेयर के बीच का जो पार्ट रहता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा जो अभी हमने देखा कि एक कॉर्टेक्स में और एक मेडुला रीजन के अंदर डिफरेंशिएटेड रहता है। ठीक है, अब जो पेरिफेरल पार्ट है वो कॉर्टेक्स और इनर पार्ट जो होता है मेडुला होता है। स्ट्रोमा जो है बेसिकली कंसिस्ट होता है फॉलिकुलर सेल से। अगर हम स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा इज इक्वल टू किसका बना होता है, स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ फॉलिकुलर सेल प्लस कनेक्टिव टिश्यू प्लस ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक्स का बना होता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी ओगोनियल सेल यानी कि कॉर्टिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब क्या है कि ओवरी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रोमा रीजन जो रहता है इसके अंदर, यानी कि जो ये स्ट्रोमा रीजन है अगर इसमें देखें तो डिफ्रेंशिएटेड रहता है अलग अलग पोर्शन के अंदर। और जो स्ट्रोमा है इसके अंदर ये सारी चीज़ें फॉलिकुलर सेल्स जो होती है वो अलग अलग फॉलिकल्स के फॉर्म में अरेंज रहती है, जिनमें हम ओवेरियन फॉलिकल बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमें इनर या सेंट्रल पार्ट है स्ट्रोमा का जो कि मेडुला कहलाता है, इसके अंदर जो छोटा होता है और उसके अंदर बहुत सारी ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, और जो पेरिफेरल रीजन होता है इनके अंदर ये फॉलिकुलर सेल जो है वो oocyte के फॉर्म में और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलिकल फॉर्म बनाते हुए जो पेरिफेरल रीजन के अंदर ये अरेंज रहती है। तो ये जो फॉलिकल्स होती हैं ये कौन कौन सी फॉलिकल्स हैं, अगर हम इनके ऊपर डिस्कशन करें तो हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ फॉलिकल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है ओवरी के अंदर। तो हम यहाँ देखें कि किस किस तरह की हमारे पास फॉलिकल्स है। पहले हम एज अ डायग्रामेटिक इस स्ट्रक्चर को देखें तो जल्दी क्लियर होगा हमें। तो हम यहाँ पे ओवरी का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और ये इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओवरी के अंदर हमें 2 अलग अलग लेयर्स जो हैं वो क्लियरली अपीयर होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक आउटर और एक इनर लेयर की प्रेजेंस हमें ओवरी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटर लेयर है इसको हम किस नाम से जानते हैं, जर्मिनल
एपिथीलियम बोला जाता है, और जो इनर लेयर है इसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ओवरी के अंदर यहाँ पे बहुत सारी जो है ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये जो है वो क्या है, ओवरी की ब्लड वेसल्स। ठीक है, और यहाँ अंदर की साइड में अगर हम देखें तो ये जो रीजन हमारे सामने दिखता है, ये जो रीजन है इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स की प्रेजेंस रहती है, और ये जो इनर रीजन रहता है वो है मेडुला। ठीक है, इस मेडुला के अंदर बहुत सारी ग्राफियन बहुत सारी ऊगोनिया यानी कि एज अ फॉलिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। और बाकी का जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन है ये कौन सा रहता है, पेरिफेरल रीजन जो है वो एज ए हम कॉर्टेक्स कंसिडर करते हैं। पेरिफेरल जो रीजन है उसको हम एज ए कॉर्टेक्स बोला जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि बहुत सारी जो फॉलिकल्स हैं वो इस तरीके से पेरिफेरल रीजन में आके अरेंज्ड होती हैं, जिसको हम एज ए एग ट्यूब या फॉलिकल का फॉर्म देते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्या है, फॉलिकल्स हैं। ठीक है, जो कि मेडुला रीजन से आती हैं। यहाँ से इनमें से कोई एक सेल जो है वो आगे ग्रोथ करती है और कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी oocyte के अंदर। तो बेसिकली ये क्या है, oocyte है, या आप इसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। और इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ इस तरीके से फ्लैटेड फॉर्म में हमें क्या देखने को मिलती है, ये बाकी की फॉलिकल्स। ठीक है, तो ये जो अब हमारे सामने स्ट्रक्चर आई है, इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल। प्रीमोर्डियल फॉलिकल बोला जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होती हैं, यानी कि ये फॉलिकल्स पहले तो फ्लैटेड शेप में होती हैं और फिर ये कॉल्यूमिनर शेप ले लेती है अराउंड द प्राइमरी फॉलिकल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लैटेड जो है अब एज ए कॉल्यूमिनर फॉर्म में बन चुकी होती हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं, ये जो फॉलिकल्स हैं इनको हम अर्लियर प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। तो या फिर आप इनको हम प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। उसके बाद में ये जो फॉलिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं अराउंड द प्राइमरी oocyte, और इस तरीके से ये चारों तरफ बहुत ज़्यादा डिवाइड करके और ग्रेनुलोसा लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सामने क्या बनने लगी, ग्रेनुलोसा सेल्स। और इनके प्राइमरी जो फॉलिकल यानी कि प्राइमरी oocyte है वहाँ पे एक लेयर का और फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आप देखते हो कि यहाँ पे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा लेयर्स हैं, ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ठीक है, और अंदर की साइड में जो है वो क्या है, oocyte है। oocyte को कवर करने के लिए एक लेयर यहाँ पे बन गई जो ना पेल्यूसिडा लेयर। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल की प्रेजेंस देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये आगे कन्वर्ट हो जाती है टर्शरी फॉलिकल में, और इनके अंदर एक फॉलिकुलर कैविटी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, फॉलिकुलर कैविटी। तो ये किस तरीके से दिखती है, ये हमारे पास प्राइमरी oocyte है। ठीक है, और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ हमें इस तरीके से फॉलिकल्स की प्रेजेंस और एक बड़ा सा इस तरीके से एंट्रम की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इस तरीके से यहाँ पे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे चारों तरफ वो थीका एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर का भी
फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से हमें यहाँ पे कई सारी लेयर्स की प्रेजेंस एक साथ यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो हमारे सामने आती है ये जो ना पेल्यूसिडा लेयर्स है, ठीक है। तो अगर हम इसको नाम देते हैं तो ये हमारी कौन सी है, टर्सरी फॉलिकल है। और यहाँ पे जो ये खाली स्पेस बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर कैविटी या फिर एंट्रम के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोला जाता है। और यहाँ पे हमें दो और लेयर्स देखने को मिलती हैं, थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना। उसके बाद में ये जो टर्सरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल में, या फिर मैच्योर टर्सरी फॉलिकल भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनाए तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनती है, ग्राफियन यानी कि मैच्योर फॉलिकल्स का क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे तो इस तरीके से हमें जो है स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, जो ना पेल्यूसिडा। और इसको चारों तरफ से कवर करने के लिए एक और लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा लेयर्स। और बाकी की यहाँ पे बहुत सारी और फॉलिक्यूलर सेल्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से ये फॉलिक्यूलर लेयर्स है। तो ये हमारे पास एज इट इज़ ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ग्राफियन फॉलिकल का अगर हम लेबलिंग करें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, थीका एक्सटर्नल लेयर होती है, फिर थीका इंटरनल लेयर होगी, फिर यहाँ पे ये जो स्पेस है इसको हम किस नाम से जानते हैं, एंट्रम यानी कि फॉलिक्यूलर कैविटी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लेयर रहती है वो है यहाँ पे कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा लेयर, देन जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा लेयर। और बीच में यहाँ पे अब हमारे पास जो oocyte है उसको हम सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं, क्योंकि मियोसिस सेकंड जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है। किस तरीके से होगा वो हम अभी देखेंगे। तो ओवरऑल ये हमारे पास जो फॉलिकल आती है इसको हम मैच्योर टर्सरी या फिर किस नाम से जानते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारे पास प्री मॉडल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और अब हमारे पास आ गई ग्राफियन फॉलिकल। तो ये सारी की सारी कॉर्टेक्स रीजन, इनकी पेरिफेरल रीजन में ये जो फॉलिकल्स है ये अरेंज्ड रहती हैं, क्योंकि इनको हमें एग का फॉर्मेशन करवाना होता है। तो ओवरी का जब हम टीएस सेक्शन कट करते हैं तो इस तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलिकल्स हमें ओवरी के अंदर देखने को मिलती है। फिर ओव्यूलेशन की फिनोमिना अगर कंप्लीट हो जाती है, अगर हम देखें ग्राफियन फॉलिकल के बाद में जो ओव्यूलेशन होता है यानी कि रिलीज ऑफ एग, तो ओव्यूलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ ओवम या एग। लेकिन यहाँ पे जो रिलीज होती है स्ट्रक्चर वो बेसिकली किस फॉर्म में होती है, वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होती है, जिसको कवर करने के लिए कई सारी सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। लाइक जोना पेल्यूसिडा यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ हमें कोरोना रेडिएटा सेल्स देखने को मिलेगी, ये कोरोना रेडिएटा सेल्स है और इसके चारों तरफ कई फॉलिकुलर सेल्स भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप देखते हो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है एज ए ओव्यूलेशन के टाइम पे, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इसका क्या हो गया, हमने ओव्यूलेशन करवा दिया, ये ओव्यूलेट होके बाहर आ गया है, ओवरी से बाहर रिलीज हो गया, लेकिन बाकी की जो ग्राफियन फॉलिकल है, रेस्टिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल अभी भी जो है वो यहीं प्रेजेंट है,
ठीक है। ये जो बाकी का फॉलिकुलर पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल का, वो अभी भी वहीं पे अरेंज्ड पड़ा है, क्योंकि इसमें से बाकी की चीज़ें तो यानी कि बाकी की जो ग्रेनुलोसा सेल्स है वो एज इट इज़ अरेंज रहती है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर येलो कलर के पिगमेंट्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कार्पस ल्यूटियम। यानी कि जो ये येलो कलर की एक बॉडी फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे ये है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कार्पस ल्यूटियम के बाद में कुछ टाइम बाद में कार्पस ल्यूटियम मैच्योर हो जाता है एंड देन वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और डीजनरेट होके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक रेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कार्पस एल्बिकेंस। क्या है ये सारी टर्म्स हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, कब कौन बनता है। अभी तो जस्ट हम एक ओवरी का सेक्शन देख रहे हैं जो कि इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये है कार्पस एल्बिकेंस। तो इस तरीके से हमें एक ओवरी जो है वो दिखाई देती है। ये आपका एक टीएस सेक्शन है ओवरी का, जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें दिख रही है। एक आउटर मोस्ट लेयर जर्मिनल एपिथेलियम है, इनर लेयर टुनिका एल्ब्यूजिनिया है, ब्लड वेसल की प्रेजेंस है, मेडुला रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन है, और कॉर्टेक्स रीजन में प्री मॉडल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ग्राफिन फॉलिकल है। ओवुलेशन भी हमने दिखाया है, और ओवुलेशन के बाद में जो रेस्टिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल है उसके अंदर येलो पिगमेंट आने की वजह से वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम एक टाइम के लिए मैच्योर होता है ये स्ट्रक्चर, एंड देन वो धीरे धीरे डिजनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट टीएस का जो सेक्शन है वो हमारे सामने आता है। इन सारी फॉलिकल्स का एक डायग्रामेटिक फॉर्म देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने जो डायग्राम दिखाया हुआ है वो दिखाया है प्री मॉडल फॉलिकल्स का, ठीक है। प्री मॉडल फॉलिकल्स के अगर आप डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करें, ये हमारा प्री मॉडल फॉलिकल है, और प्री मॉडल फॉलिकल के अंदर हमें oocyte देखने को मिल रही है, स्ट्रोमा सेल्स हैं, और फॉलिकुलर सेल्स की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलिकल्स बनती हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं प्री मॉडल फॉलिकल्स, ठीक है। प्री मॉडल फॉलिकल, और प्री मॉडल फॉलिकल के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर फर्स्टली कुछ सेल्स होती है स्ट्रोमा काफ़ी फ्लैटेड हो जाती है, और स्टोमा की सेल्स जो होती है वो और अरेंज्ड हो जाती है अराउंड द प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, ये स्ट्रोमा सेल्स ये क्या है, फ्लैटेड अरेंज्ड होती हैं और प्राइमरी oocyte के साथ। तो हम लिख सकते हैं कि सम cells of the stroma becomes flattened and surround a primary oocyte, ठीक है। तो ये प्राइमरी oocyte को ये चारों तरफ से घेरती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्री मॉडल फॉलिकल बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो प्री मॉडल फॉलिकल है ये एज ए डेवलपिंग फॉर्म रहती है, उसके अंदर उगुनिया फ्लैटेड सेल जो होती है वो इसको चारों तरफ से घेरे रखती है। फ्लैटेड सेल जो है उनके चारों तरफ ओवेरियन फॉलिकल्स भी आ जाती है, जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये प्राइमरी oocyte है इसके चारों तरफ स्ट्रोमा सेल्स भी है और फॉलिकुलर सेल्स भी है, इस तरीके से अरेंज रहती है। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बनती है वो कौन सी है? प्री मॉडल फॉलिकल। प्री मॉडल फॉलिकल के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्राइमरी फॉलिकल में, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी फॉलिकल
जब बनती है तो उस ड्यूरेशन में एक ग्लाइकोजन प्रोटीन यानी कि जोना पैलुसिडा का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे होता है। तो ये एक क्या है, ग्लाइको प्रोटीन मेम्ब्रेन है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉल्ड जोना पैलुसिडा के नाम से हम जानते हैं। और ये कहाँ अपीयर होती है जोना पैलुसिडा, तो ये अपीयर होती है, अपीयर्स बिटवीन फॉलिक्यूलर सेल्स एंड दी oocyte। oocyte जो आगे एग में कन्वर्ट होने वाली सेल्स को हम क्या बोलते हैं, oocyte बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर हम देखें तो ये oocyte के चारों तरफ यहाँ पे क्या बन गए, ये हमारे पास क्या है, एक जोना पैलुसिडा की, और चारों तरफ यहाँ पे अगर ये फ्लैटेड सेल है, अगर आप यहाँ देखो ये इस तरीके से क्या है, फ्लैटेड सेल है, जो फॉलिकुलर सेल्स थी वो फ्लैटेड है प्री मॉडल में। ठीक है, जबकि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये आप देखोगे तो इस तरीके से ये कॉल्यूमिनर शेप ले रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल के अंदर दोनों चीज़ें हैं, प्लस यहाँ पे एक जोना पैलुसिडा की भी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जोना पैलुसिडा भी बन गई और बेसल लैमिना जो है वो एज अ फॉलिकुलर फॉर्म में हमारे सामने देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा जो प्राइमरी फॉलिकल है इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो अब अपने नंबर ऑफ कॉपीज़ को भी इंक्रीज करती है, और जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो अपना शेप भी चेंज करती है। तो फॉलिकुलर सेल्स बिकम कॉल्यूमिनर। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने जो सेल आती है वो मल्टी लैमिनियर प्राइमरी फॉलिकल भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको सेकेंडरी फॉलिकल के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, अगर आप यहाँ देखो तो पहली चीज़ की जो फॉलिकुलर सेल है वो अपने नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज करके क्या बन गई, ग्रेनुलोसा सेल्स बन गई, और इन ग्रेनुलोसा सेल्स के चारों तरफ एक और लेयर थीका इंटरना, अंदर जोना पैलुसिडा, और अंदर क्या बैठा है, oocyte की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, जिसको हम मल्टी लैमिनर प्राइमरी फॉलिकल या फिर हम सेकेंडरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे कि जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल, या फिर आप इसको मल्टी लैमिनर प्राइमरी फॉलिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हम थर्ड स्टेज पढ़ रहे हैं। पहली ये स्टेज थी, दूसरी प्राइमरी फॉलिकल है, थर्ड हम लैमिनर स्टेज पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चेंजेस हमें देखने को मिलती है। फॉलिकुलर सेल जो होती हैं यहाँ पे, फॉलिकुलर सेल जो है वो क्या होगी, प्रोलीफरेट होगी, and now to form several layers of cells to form the membrane granulosa। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये ग्रेनुलोसा सेल्स के नाम से भी जानी जाती है, और यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल जो है उसके अंदर अगर आप देखोगे कि जो ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स है ये कंडेंस होके और आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो है आगे दो तरह की सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। इनसे दो तरह की लेयर बनती हैं, कौन कौन सी, एक तो बनती है थीका एक्सटर्ना और एक बनती है यहाँ पे थीका इंटरना। ठीक है, थीका इंटरना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो तरह की मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के अंदर लेयर्स देखने को मिल रही है। तो ये अगर आप फॉलिकुलर सेल्स देखो तो यहाँ पे थीका इंटरना आपको अपीयरेंस में आ रही है।
अब जो यहाँ पे थीका इंटरना है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि ये एक कंडेंस्ड फॉर्म है। अगर हम बात करें थीका इंटरना की, तो थीका इंटरना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो थीका इंटरना है वो पहली चीज़ कि जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की एक कंडेंस्ड फॉर्म है और एक कवरिंग लेयर मानी जाती है। कंडेंस्ड होके मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कंडेंस्ड होके टू फॉर्म करती है एक कवरिंग लेयर। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है बिकम कंडेंस्ड हो जाती है and to form a covering called थीका इंटरना कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये थीका इंटरना सेल्स होती है ना बच्चों, यहाँ पे ये सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये थीका सेल्स होती है। एज आप बोल सकते हो कि ये एंडोक्राइन नेचर की सेल्स होती है, क्योंकि इनसे हार्मोन रिलीज होते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, सो यहाँ पे हम थीका इंटरना जो है वो यानी कि सेल्स ऑफ थीका इंटरना सिक्रेट करती हैं, सिक्रेट ए हार्मोन दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है, थीका इंटरना रिलीज करती है। और थीका इंटरना जो है हम देखें उसके चारों तरफ एक और लेयर प्रेजेंट होती है थीका इंटरना के, और वो कौन सी होती है, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, थीका इंटरना के जस्ट बाहर कौन सी लेयर होती है, थीका एक्सटर्ना होती है। तो हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड द थीका इंटरना some fibrous tissue become condensed to form another covering, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, थीका एक्सटर्ना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एज अ डायग्रामेटिक देखें तो ये हमारे पास इस तरीके से जो एक फाइब्रस लेयर आती है, ये तो हमारे पास कौन सी लेयर है, थीका एक्सटर्ना। फिर हमारे पास जो लेयर बनती है, ये जो लेयर है वो कौन सी है, ये थीका इंटरना, जो कि कंडेंस हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होती है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की। अंदर हमारे पास जो बैठा है वो प्राइमरी oocyte लेयर है। ठीक है, और प्राइमरी oocyte को चारों तरफ से कवर करने के लिए यहाँ पे एक और लेयर है, वो कौन सी है, जोना पेल्यूसेडा की प्रेजेंस है। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स, वो तो एज इट इज प्रेजेंट ही रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो सेकेंडरी या मल्टी लेयर्ड प्राइमरी फॉलिकल, दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज करते हो, इसका हम यहाँ पे एज ए फॉर्मेशन आपको दिखाया जा रहा है। तो लेबलिंग करें तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो जाएगी, थीका एक्सटर्नल लेयर होगी। फिर हमारे पास जो आती है वो कौन सी है, थीका इंटरनल लेयर है। उसके बाद हमारे पास जो लेयर है वो कौन सी है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है, उसके बाद में एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर हमारे सामने है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, जोना पेल्यूसिडा। और प्लस अंदर हमारे पास कौन है, प्राइमरी oocyte। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारे सामने ये या तो आप लेट प्राइमरी फॉलिकल या मल्टी लैमेलर प्राइमरी फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल के नाम से इसको जानते हैं। तो हम इसकी अगर लेबलिंग करें तो ये हमारे पास एज ए सेकेंडरी फॉलिकल भी आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इसको लेट प्राइमरी फॉलिकल्स भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप मल्टी लैमिलर प्राइमरी फॉलिकल भी इसको बोल सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, मल्टी लेयर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास आती है टर्सरी लेयर। टर्सरी लेयर का अगर डायग्राम देखें तो इस तरीके से हमारे पास ये जो लेयर है वो कौन सी है, टर्सरी लेयर है, जो कि वॉस्कुलर फॉलिकुलर या एंट्रल फॉलिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे एक कैविटी एंट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी लेयर बहुत अच्छे से दिख रही है। थीका एक्सटर्ना है, टी इंटरना है, देन थीका एक्सटर्ना है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, और यहाँ पे ये क्या है, oocyte, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये कौन सी है, टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम टर्सरी फॉलिकल देखें तो ये किस तरीके से हमें दिखेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है टर्सरी फॉलिकल। सेकेंडरी के बाद अब हम देख रहे हैं टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले प्री मॉडल किया, देन प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, और अब हमारे पास 4th नंबर पे जो आ रही है वो है टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल की खास बात क्या होती है बच्चों, टर्सरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी अपीयर होती है, ए कैविटी अपीयर्स within the membrana granulosa, ठीक है, and it is called the एंट्रम के नाम से इसको जानते हैं, या फिर आप इसको ओवेरियन कैविटी भी बोल सकते हो, या फॉलिकुलर कैविटी, या आप इसको क्या बोल सकते हो, फॉलिक्यूलर कैविटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो इस कैविटी के पास क्या प्रेजेंट होता है, तो हैविंग लिक्विड फॉलिकल, लिक्विड फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। With the appearance of this cavity, the follicle is formed like a small, जो फॉलिकल जो होती है वो यहाँ पे एज ए स्मॉल सैक की तरह देखने को मिलती है, यानी कि फॉलिकल्स का मतलब यहाँ पे बन जाता है एक छोटा सा सैक, क्योंकि उसके अंदर एक खाली अपीयरेंस, खाली जो कैविटी है उसकी अपीयरेंस रहती है, ठीक है। तो एक छोटी सी फॉलिकल, यहाँ पे एक छोटी सी कैविटी है जो टर्सरी फॉलिकल के अंदर देखने को मिलती है। थीका लेयर जो होती है वो ओरिजिनेटेड क्लियरली इनटू द इनर थीका इंटरना और एक्सटर्ना। अगर क्लियरली अपीयरेंस की बात करें तो हमें टर्सरी फॉलिकल के अंदर ही ये दिखती है। बननी तो देखो सेकेंडरी में स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बननी यहाँ पे सेकेंडरी में दिखा रखी है, लेकिन क्लियरली अपीयरेंस की बात करें तो जो थीका लेयर है, थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड क्लियरली into an inner theca interna and outer as a theca externa। फंक्शन हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन कर ही लिए थे, ठीक है। तो टर्सरी फॉलिकल का जो डायग्रामेटिक व्यू हमारे सामने आता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे हमें सारी लेयर्स बहुत अच्छे से दिखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे पहले तो बनाते हैं इस तरीके से, हमारे पास जो लेयर है वो बेसिकली फाइब्रस लेयर रहती है, ठीक है।
ये जो लेयर है थीका एक्सटर्ना की, ये एज ए फाइब्रस लेयर है। और प्लस यहाँ पे जो लेयर है इंटरना, वो भी क्लियरली अपीयरेंस में आएगी, क्योंकि सारी लेयर जो है उनकी अपीयरेंस जो है वो काफ़ी क्लियरली हमें यहीं देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे एक साइड के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से प्राइमरी जो है फॉलिकल, और उस प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ हमें लेयर देखने को मिलती है, वो है यहाँ पे जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के भी चारों तरफ एक स्पेशल लेयर बनने लग जाती है, जो कि कोरोना रेडिएटा के नाम से जानी जाती है। और प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो एक कैविटी बनती हुई नज़र आ रही है इस तरीके से, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो लेयर होती है उनके बीच में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एंट्रम के नाम से जाना जाता है। तो बहुत अच्छे से क्लियरली अपीयरेंस होती है टर्सरी फॉलिकल की, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये कैविटी जो है वो बहुत क्लियरली अपीयरेंस में आती है। तो इस तरीके से हमारे सामने जो लेयर आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर है वो टर्सरी फॉलिकल की देखने को मिलती है। लेबलिंग करें तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, थीका एक्सटर्नल लेयर है। ये यहाँ पे थीका इंटरना लेयर है। ये जो लेयर है वो किसके है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और एक बीच में कैविटी हमें देखने को मिलती है, जिसको हम एज ए फॉलिक्यूलर कैविटी बोलते हैं, या फिर इसको एज ए एंट्रम बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो लेयर्स है उसके अंदर क्लियरली देखने को मिलती है जोना पेलुसिडा, और अंदर की साइड में हमारे पास कौन बैठी है, प्राइमरी oocyte। इस तरीके से हमारे पास एक टर्सरी फॉलिकल की अपीयरेंस आती है। ये है हमारी टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के बाद हमारे पास जो लेयर आती है और वो है फिफ्थ फॉलिकल, जो कि सबसे मेच्योर फॉलिकल होती है, जिसको हम एज ए मेच्योर टर्सरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। अब हम देख रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल को आप किस नाम से जान सकते हो, इसको एज ए मैच्योर टर्सरी फॉलिकल भी बोला जाता है। टर्सरी फॉलिकल भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे फॉलिकल के बीच में कैविटी बनती है वो रैपिडली इंक्रीज होती है साइज में, और उसके अंदर काफ़ी सारा फ्लूइड भर जाता है, जिसको हम लिक्वियर फॉलिक्यूली कहा जाता है, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली उनकी कैविटी की साइज की वजह से आता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो कैविटी है, द कैविटी ऑफ the follicle rapidly increase in size and gets filled with a fluid, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, called as a liquid folliculi। लिक्वियर फॉलिक्यूली के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैविटी, जो वॉल होती है फॉलिकल की वो काफ़ी रिलेटिवली थिन हो जाती है,
वो भी एक बहुत अच्छा करैक्टरिस्टिक्स है ग्राफिन फॉलिकल को पहचानने का। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द कैविटी, the wall of the follicle become relatively thin, काफ़ी थिन हो जाएगा। एंड oocyte now lie and centrally in the follicle, ठीक है, क्योंकि अब जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं उनके अंदर जो फॉलिकल कैविटी बनती है वो बड़ी हो गई है, तो जो फॉलिकल या उस कैविटी की वॉल है वो काफ़ी थिन हो जाती है, और जिससे कि oocyte जो है वो उसका पोजीशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो द oocyte now lie and centrally, ठीक है, इन दी फॉलिकल, ठीक है। और सेकंड चीज़ कि जो oocyte है वो सराउंडेड रहता है ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ, तो यहाँ पे जो अब रही हुई ग्रेनुलोसा सेल्स हैं जिनको हम क्यूमुलस ऑफ्रिकस के नाम से जानते हैं, और जो सेल जो अटैच करती है फॉलिकल वॉल से उसको हम जर्म हील के नाम से जानते हैं। सो द oocyte नाउ लाई इन सेंट्रली इन द फॉलिकल एंड सराउंडेड by some granulosa cells that are called as cumulus ऑफ्रिकस, या फिर इसको हम ऑफरस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो सेल्स है दी cells that attach it to the wall of the follicle are called as discus proligerus, या फिर हम इसको एज ए जर्म हील के नाम से जानते हैं। ये सारे जो टर्म्स हैं वो एज अ डायग्राम से आपको समझ में आएंगे। तो पहली चीज़ ग्राफिन फॉलिकल आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल का पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफिन फॉलिकल जो है हमारे सामने कुछ इस तरीके से अपीयर होती है। ये ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो ये लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर है, यहाँ पे अपीयरेंस में आती है। जो आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर थी जिसको हम थीका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। थीका एक्सटर्ना के बाद जो हमारे पास यहाँ पे बहुत थिन हो चुकी हैं सारी की सारी सेल्स, तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो लेयर है वो क्या बन रही है, वो थीका इंटरना का फॉर्मेशन हो रहा है एक्सटर्ना के बाद में। ये भी रिलेटिवली काफ़ी थिन हो जाती है क्योंकि अंदर की जो कैविटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है इस वजह से। इस तरीके से हमारे पास जो ये अपीयरेंस में आती है। और फिर आता है हमारे पास जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है वो किस तरीके से अपीयरेंस में आता है। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारी जो oocyte है, ठीक है। oocyte के चारों तरफ हमारे पास यहाँ पे जोना पेलुसिडा की लेयर देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पे एक और लेयर देखने को मिलती है और वो है कोरोना रेडिएटा लेयर। और इनको चारों तरफ से कवर करने के लिए हमारे पास जो लेयर्स रहती है
वो लेयर है यहाँ पे इस तरीके से। ये जो लेयर है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो लेयर्स बन रही है मेम्ब्रेना, और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो लेयर होती है वो खुद बहुत थिन हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकुलर कैविटी का साइज़ काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है वो इस तरीके से थिन वॉल के फॉर्म में अपीयरेंस में आती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो लेयर बनती है वो है ग्राफिन फॉलिकल। लेबलिंग की बात करें तो बहुत ध्यान से यहाँ पे लेबलिंग करना होगा, क्योंकि इसका ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफिन फॉलिकल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या है, थीका एक्सटर्ना। उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो क्या है, थीका इंटरना। उसके बाद हमारे पास जो लेयर है वो कौन सी है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। उसके बाद जो हमारे पास ये कैविटी है इसको हम एंट्रम बोलते हैं, या फिर एज ए फॉलिक्यूलर कैविटी भी आप बोल सकते हो। उसके बाद जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा oocyte को कवर करके रहती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्यूमुलस ऑफ्रस। देन हमारे पास यहाँ पे जो लेयर आती है ये है कोरोना रेडिएटा लेयर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लेयर है वो है जोना पेल्यूसिडा लेयर, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है। और फिर हमारे पास अंदर की साइड में यहाँ पे कौन है, सेकेंडरी oocyte की प्रेजेंस देखने को मिलती है। और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो वॉल ऑफ कैविटी के साथ अटैच करके रखती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, डिस्कस प्रोलिगेरस। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम आता है। ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का लेबल डायग्राम जो है वो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस तरीके से ये हमारे सामने कंप्लीट ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम अपीयरेंस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवेरियन फॉलिकल है इज नाउ फुली फॉर्म्ड, और इनको हम मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो MGF का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्रेनुलोसा लेयर जो है वो लाइसिंग इन अ क्लोजली लेयर ऑफ जोना पेल्यूसिडा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। अब ग्राफिन फॉलिकल जो है ये रप्चर्ड हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 13th डे ऑफ मेनेस्ट्रेशन, या फिर हम 14th डे भी कंसिडर करते हैं। तो आइडली तो 14th डे होता है, तो 13 to 14th डे रप्चर्ड हो जाती है ग्राफिन फॉलिकल और रिलीज करती है सेकेंडरी oocyte। तो ग्राफिन फॉलिकल के लिए ऐसा माना जाता है कि आफ्टर 13th to 14th days of menstrual cycle, ग्राफिन follicle is ruptured and रिलीज करती है सेकेंडरी oocyte, जिसको अमूमन एग या ओवम के नाम से जाना जा सकता है, या फिर हम एग भी बोल सकते हैं या ओवम भी बोल सकते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ए
ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन की फिनोमेना जो है वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर देखने को मिलती है। जब डायग्रामेटिकली हम देखें तो जो हमारे पास इसका जो डायग्राम था ग्राफियन फॉलिकल का, वो कुछ इस तरीके से अपीयरेंस में आता है। ये आपके पास कंप्लीट एक डायग्राम देखने को मिल रहा है ग्राफियन फॉलिकल का, जिसको हम मैच्योर प्री ओव्यूलेटरी या फिर ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपको सारी लेयर्स देखने को मिल रही है। थीका एक्सटर्नल लेयर है, थीका इंटरनल लेयर है, ठीक है, एंट्रम यानी कैविटी की प्रेजेंस है, ग्रेनुलोसा सेल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जोना पेलुसिडा की भी प्रेजेंस देखने को मिलती है, जोना पेलुसिडा। और ये जो बीच में है इसको हम सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं, और जिसके साथ ही अटैच रहता है, जिसको हम ऑस्क्यूलम ऑफ्रेसम के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंप्लीट डायग्राम आता है टर्शियरी फॉलिकल का। तो इस तरीके से आप देखते हो कि यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल्स कुछ इस तरीके से ये सारी फॉलिकल जो है वो अरेंज रहती है किसके अंदर, ओवरी के अंदर। तो अब ये जो ओवरी का डायग्राम है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ओवरी के अंदर इस तरीके से हम ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचते हैं। देन फिर क्या होता है, ओवुलेशन की फिनोमेना होती है। ओवुलेशन की फिनोमेना होने से जो ओवम या सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाता है, बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब ये बाहर रिलीज होने के बाद में जो रेस्टिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, वो अब क्या बनाता है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम देखते हैं कार्पस ल्यूटियम क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्पस ल्यूटियम का। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है वो हमें एज ए कार्पस ल्यूटियम की देखने को मिलती है। ठीक, तो कार्पस ल्यूटियम की बात करें तो बिफोर ओवुलेशन जो इनसाइड ऑफ फॉलिकल्स के अंदर काफ़ी सारी एवॉस्कुलर होती है, और लेकिन बहुत ही जल्दी जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने वाली होती है तो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर बहुत सारा ब्लड वेसल जो है वो आ जाती है, और कार्पस ल्यूटियम जो है उसके अंदर इनिशियली स्टेज में कार्पस ल्यूटियम जो है उसके अंदर बहुत सारा ब्लड फिल हो जाता है, जिसको हम कार्पस हिमोरियम बोला जाता है। सो हम यहाँ पे देखें कि बिफोर ओवुलेशन before ovulation the inner side of follicle is avascular, but बहुत जल्दी ही ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ही ओवुलेशन होता है, बट सून आफ्टर ओवुलेशन इनके अंदर क्या बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, वो ग्रो करती हैं और ग्रो करके वो रप्चर हो जाती हैं, जिससे कि जो रेस्टिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर क्या बढ़ जाता है, इनटू रप्चर्ड। एंड जो रेस्टिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन क्योंकि वो सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल चुका है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है उसके अंदर क्या भर जाएगा, बिकम फिल्ड विद ब्लड, क्योंकि ब्लड वेसल्स ब्रस्ट हो चुकी होती है अंदर, तो विच इज नॉन एज, किस नाम से जानते हैं, एज कार्पस हिमोरियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो इट इज ए
इनिशियल स्टेज ऑफ कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस जो हिमोरियम है ये इनिशियल स्टेज माना जाता है, इनिशियल स्टेज ऑफ कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब जब ये सारे ग्रेनुलोसा सेल्स होती है रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल की, ये प्रोलिफरेट हो जाती है एंड इन सेल्स के अंदर फिर येलो कलर एक्यूमुलेट होने लग जाता है एक पिगमेंट की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिन बोला जाता है। सो द ग्रेनुलोसा cells of ruptured graphene follicle proliferate and these cells become yellow due to accumulation of pigment, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोल्ड ल्यूटिन। ठीक है, तो ल्यूटिन पिगमेंट की वजह से इनका जो कलर है वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से दीज सेल्स आर कोल्ड ल्यूटियल सेल या ल्यूटिन सेल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो सेल्स होती हैं ये एज ए एंडोक्राइन एक्टिविटी शोज करती हैं, तो हम बोलते हैं दीज सेल्स आर कोल्ड ल्यूटियन या फिर इसको ल्यूटियल सेल्स बोला जाता है। एंड जो ये ल्यूटियल सेल्स होती है ना, इनका बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन रहता है। ल्यूटियल या ल्यूटिन सेल्स सिक्रेट करती हैं एक ओवेरियन हार्मोन, ल्यूटियन सेल्स सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन। तो आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पता है, दो ओवेरियन यानी कि सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से रिलीज होते हैं। एक तो थिका इंटरना से रिलीज हो रहा है और दूसरा जो ग्राफिन फॉलिकल की रप्चर्ड सेल्स के अंदर ल्यूटिन सेल की एक्यूमुलेशन होने से जो ल्यूटिन सेल्स बनती हैं, ल्यूटिन पिगमेंट की एक्यूमुलेशन होने से ये ल्यूटिन सेल एज ए एंडोक्राइन एक्टिविटी शो करती हैं और क्या रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज करती है। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो secreted by carpus luteum, secreted by carpus luteum। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये एक कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम बनता है बच्चों, इसका फैट डिसाइड करता है कि ये किस तरीके से आगे मतलब फैट हम देखें कार्पस ल्यूटियम का, यानी कि फैट ऑफ कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी कि जो कार्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन के ऊपर दो कंडीशन में डिवाइड होगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि अब सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फर्टिलाइजेशन पे, क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका होता है तो वो जो एग है वो रिलीज होके
फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। और पीछे ये ओवरी का सीन देख रहे हैं हम क्या है, क्योंकि एग तो ओव्यूलेशन के बाद में निकला और फैलोपियन ट्यूब में फिट हो गया, इधर से स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आएंगे और यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब आगे का जो फैट है वो उस पर डिपेंड करता है, तो अगर फर्टिलाइजेशन यस है यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो स्टेबल हो जाएगा। सो कार्पस ल्यूटियम become stable for next 9 months by the help of HCG hormone, जो कौन सीक्रेट करता है, secreted by it सेल्फ एम्ब्रियोनिक सेल जो होती हैं वो रिलीज करती है एम्ब्रियोनिक सेल्स, जो कि ट्रोफोब्लास्ट। क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे जब इम्प्लांटेशन या फिर आप बोल सकते हो ब्लास्टोसिस्ट। तो बेसिकली खुद ही एम्ब्रियो की सेल्स होती हैं, ये रिलीज करती है HCG जो इसको स्टेबल करता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, आंसर आता है नो फर्टिलाइजेशन, देन क्या होगा, देन कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट हो जाता है डिजेनरेटिंग। तो यहाँ पे जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट डिजेनरेटिंग, ठीक है, आफ्टर about 9 days of its formation and converted into कार्पस एल्बिकेंस। किस में कन्वर्ट हो गया, अभी कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लगभग 23वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 23वें दिन से डिजेनरेट स्टार्ट हो जाता है। और अब जो डिजेनरेटेड कार्पस ल्यूटियम है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने ये कंप्लीट फिनोमेना है जो देखने को मिलती है। सो आप यहाँ देखोगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, तो इसीलिए कार्पस ल्यूटियम को 9 मंथ तक रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो अप्रॉक्सी 9 दिन के बाद में ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन कन्वर्ट इनटू कार्पस एल्बिकेंस। तो ये पूरी कंप्लीट इनर स्ट्रक्चर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन था। ओवरी का एक डायग्रामेटिक व्यू देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हमारे सामने कंप्लीट ओवरी का एक डायग्राम दिख रहा है, जिसके अंदर आप देखोगे ये जस्ट आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पास ओवरी की, ठीक है। और 2 लेयर से मिलके बनी होती है ओवरी। एक आउटर मोस्ट लेयर ये है और एक ब्राउन कलर की, एक पिंक कलर की आपके सामने अपीयर हो रही है। इसके अलावा जो मेडुला रीजन है उसके अंदर इस तरीके से ब्लड वेसल्स फैली हुई रहती हैं। सबसे पहले जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, प्री मॉडल सेल्स हैं। देन दे आर कन्वर्ट इनटू प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल जो है फिर कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल से फिर आगे एंट्रम, ये जो स्ट्रक्चर है वो एंट्रम है, तो एंट्रम बन गया तो मतलब टर्शरी फॉलिकल। एंड देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुए। ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे रप्चर्ड हो जाती है, जिस फिनोमिना को हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ ओव्यूलेशन की फिनोमिना होती है जिससे कि सेकेंडरी oocyte एज ए ओवम बोल सकते हो कि फॉर्म में वो बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है। अब जो बाकी रेस्टिंग पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये जो है इनिशियल स्टेज है कार्पस ल्यूटियम की, जिसको हम कार्पस हिमोरियल के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सी स्टेज है, कार्पस हिमोरियल,
ठीक है। देन दे आर कन्वर्ट इनटू कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम फिर कुछ टाइम तक यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं पिगमेंट, जिनकी वजह से ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दे आर कन्वर्ट इनटू कार्पस एल्बिकेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे सामने ओवरी का एक कंप्लीट सेक्शन है जो दिखता है। इस तरीके से हमने सिर्फ प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वो डिस्कशन किया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में अगर आप देखते हो तो यहाँ से जो थीका इंटरना जो है वहाँ से तो एस्ट्रोजन रिलीज होता है हार्मोन, और जो कार्पस ल्यूटियम है यहाँ से प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज होता है। थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन भी होता है लेकिन ज़्यादा तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन रहता है। तो इस तरीके से जो ओवरी है यहाँ से एग भी बन रहा है जिसको हम सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में बाहर रिलीज करते हैं। तो एक तो एग का भी बन रहा है और सेक्स हार्मोन्स भी यहाँ से निकल रहे हैं, इसीलिए इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। तो इसी के साथ आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरी का जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। बाकी का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, मेमोरी ग्लैंड्स है, ये हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।